और नदियों का संगम है, और उस पहाड़ी जंगल में तेंदुआ पाया जाता है काफी संख्या में, करीब 50 की संख्या में। तो हम लोग जवाई सफारी में अपने परिवार के साथ वहां गए घूमने। तो 50 फैमिली वहां जवाई सफारी करने आते हैं प्रत्येक दिन सुबह और शाम। तो हमने देखा कि यह जो तेंदुआ है यह वन्य जीव है। यह मनुष्यों के लिए और शाकाहारी जो अन्य मवेशी है गांव के पालतू, उसके लिए वो हानिकारक है। लेकिन हमने पाया कि उस तेंदुआ के कारण करीब 25 किलोमीटर के दायरे के गरीब लोगों का जीवन और भरण पोषण होता है। तेंदुआ तो वैसे आदमी के लिए घातक है, लेकिन उस तेंदुआ को देखने के लिए करीब 400 पर्यटक प्रत्येक दिन वहां आते हैं, जिनके लिए होटल की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है, गाड़ी की व्यवस्था है, गाइड की व्यवस्था है, सुरक्षा की व्यवस्था है, और एक बहुत बड़ा आर्थिक तंत्र इस तेंदुआ के को देखने के लिए वहां बरसों से चला आ रहा है। और इस ढंग के सफारी का कार्यक्रम भारत में सैकड़ों जगहों पर है और विश्व में लाखों जगहों पर चल रहा है। तो यह जो वन्य जीव है, यह वन में निरर्थक नहीं है। जिस प्राकृतिक सत्ता ने मनुष्य को बनाया है, उसी प्राकृतिक सत्ता ने अन्य प्राणियों को भी बनाया है, जिसमें वन्य जीव को भी बनाया है। और ये वन्य जीव इस पृथ्वी में संतुलन प्रदान करते हैं। अगर हम उनको वन्य जीव समझकर पृथ्वी से अलग कर दें, तो पृथ्वी का जीवन इतना असंतुलन हो जाएगा कि मानव भी जीवित नहीं रह पाएगा। और हर प्राणी का अपना एक विशेष महत्व है, चाहे अर्थतंत्र हो या जीवन तंत्र हो। इस लिहाज से वन्य जीव प्राणी के बारे में समाज में जागरूकता फैलाना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। वन्य जीव में तेंदुआ है, बाघ है, शेर है, हाथी है, ऐसे प्राणी जो मनुष्यों के समाज में रहकर पालतू बन के भी रह जाते हैं, लेकिन वन्य में ही उनका जीवन सरल और सुगम्य तरीके से चलता है। आप जानते हैं कि हाथियों का जो झुंड है समूचे विश्व के जंगलों में, वह कितना रोचक है। जितने भी प्राणी हैं इस पृथ्वी पर, उसमें सबसे धीमी गति से प्रजनन करने का जो गति है वह हाथियों में है। हाथी सबसे धीमी गति से प्रजनन करते हैं। 6 से 8 वर्षों में एक बार वह बच्चा जन्म देती है, और उसके बाद वह फिर 1 या 2 बार और बच्चा जन्म देने के बाद हाथी 2-3 से अधिक बच्चा जन्म नहीं दे पाती। हम जीव वैज्ञानिकों का यह अनुभव है कि अगर हम हाथी के जीवन चक्र को देखें, तो जितना हाथी का बच्चा जन्म लेता है इस पृथ्वी पर, अगर सभी उसके बच्चे जीवित रह जाएं, तो 100 वर्षों के बाद हाथियों की संख्या इतनी अधिक हो जाएगी पृथ्वी पर कि मनुष्य का जीवन तब असंभव हो जाएगा। क्यों असंभव हो जाएगा? क्योंकि हाथी तो शाकाहारी हैं। वे ग्रीन ग्रीन पेड़ को खाते हैं, वो मांसाहारी नहीं होते हैं। तो हाथियों की संख्या इतनी अधिक हो जाएगी कि पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी हरियाली से भरे हुए फल फूल हैं, हाथी सबको खा जाएगा, और पृथ्वी पर मनुष्य के लिए या अन्य प्राणियों के लिए भोजन की दिक्कत हो जाएगी। इसी ढंग से अगर हम देखें इन
एक शेर को देखें तो शेर की संख्या दिन प्रतिदिन घटती रही, लेकिन अब विश्व के सभी सरकार और व्यक्ति और आप और हम जैसे समाज सेवी सचेत होने से विश्व में अब शेरों की संख्या भी नियमित हो गई है और धीरे धीरे बढ़ रही है। ये शेर जंगल का राजा कहलाते हैं, लेकिन उनकी प्रवृत्ति जंगल पर राज करने की नहीं है, जंगल में संतुलन पैदा करने की। यह उनका प्राकृतिक गुण है कि जब शेर को भूख लगती है तो वह भोजन के बारे में सोचता है और भोजन के बारे में सोचकर वह उठकर बैठता है और बैठकर अपनी दृष्टि को अपने चारों ओर फैलाता है। उसे प्राकृतिक रूप से यह गुण प्राप्त है कि उसकी दृष्टि और उसके घ्राण शक्ति से उसे यह एहसास होता है कि इस 20 से 25 किलोमीटर के क्षेत्र में अगर हम भ्रमण करें, प्रयास करें, तो हमें हमारा भोजन मिल सकता है और तब वह अपने भोजन को प्राप्त करने में, या कहें कि हिरन या ऐसा कोई पशु जिसका वह शिकार करेगा, उसके बारे में वह रणनीति बनाता है और रणनीति बनाकर सीधे उस पर अटैक नहीं करता है। पहले वह धीरे धीरे उनके पास जाकर एक ऐसी जगह पर जाकर छुप कर बैठता है जहां से वो निशाना साध सके और हिरन को या ऐसा जो कोई प्राणी है जो उसका भोजन हो सकता है उसको एहसास न हो, और बिजली की गति से उछल कर उसे मारता है। और मारने का भी एक अपना कला है। उसको शेर मारने के कला में इतने निपुण होते हैं कि वो किसी भी प्राणी के शरीर के, उनके गर्दन के नीचे का जो हिस्सा होता है जहाँ से खून की नलियां समूचे शरीर में आती और जाती हैं और जहाँ से आवाज निकलती है, उसी क्षेत्र को, जैसे हमारे गर्दन को अगर शेर हम पर अटैक करेगा तो यहाँ हमको पकड़ेगा, वैसे ही सभी प्राणियों को पकड़ता है। और पकड़ने के बाद उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि सामान्य प्राणी उससे मुक्त नहीं हो पाते हैं और उसके भोजन का शिकार हो जाते हैं। और शेर को जब उसका भोजन मिल जाता है तो उस भोजन को वह और उसके परिवार, शेर की पत्नी भी शेरनी होती है, उसके भी बच्चे होते हैं, उनको वह सिग्नल देता है अपना। शेर और ऐसे हिंसक प्राणियों के सिग्नल जो होते हैं वो उसके पेशाब से होते हैं। वो जिस रास्ते से गुजरता है, किसी पेड़ के नजदीक खड़ा होकर उस पर वह यूरिन पास करता है, पेशाब करता है। उस पेशाब की गंध को समझ के उसके परिवार के लोग उसकी दिशा और उसका दशा के बारे में ज्ञान रखते हैं। जब शिकार कर वह लाता है तो उसके बच्चे और उसके परिवार के लोग आते हैं और उस शिकार को खाते हैं। खाने के उपरांत अगर शेर को वह भोजन अधिक हो गया तो वह फिर उसको लेकर छुपा के अपने माद में नहीं ले जाता है, वह उसे वहीं छोड़ देता है और उसके द्वारा छोड़े हुए बचे हुए भोजन को दूसरे प्राणी आकर खाकर और अपना जीवन यापन करते हैं। शेर के पास इतनी शारीरिक ताकत होता है कि वह चाहे तो प्रत्येक दिन दो चार प्राणियों को मारकर उसका ढेर लगा ले। जैसे मनुष्य अनाज का ढेर अपने गोदामों में रखता है, पैसे का ढेर अपने बैंक में रखता है, उस ढंग से शेर भी चाहे तो भोजन का ढेर लगा सकता है, लेकिन वह ढेर नहीं लगाता है क्योंकि उसके पास संचरण के लिए, भोजन को प्रिजर्व करके रखने के लिए कोई यंत्र नहीं होता है। आज का मारा हुआ कल से डिग्रेड होना शुरू हो जाता है, कीड़े लगने शुरू हो जाते हैं और वह भोजन विषैला हो जाता है। हम लोग तो फ्रीज में, डीप फ्रीजर में कटे हुए मांस या ऐसे
हरी सब्जियों को रखकर महीनों उसका उपयोग करते हैं और फिर भी हम लोग रोग से वंचित रहते हैं। तो इस ढंग से वन्य जीवन में अगर हम भीतर देखें तो हर वन में पाए जाने वाले जो जीव हैं, दो तरीके के जीव होते हैं। एक पालतू होते हैं, जैसे हमारा बैल है, हमारी भैंसी है, हमारी गाय है, हाथी है, घोड़ा है, गधा है, बकरी है, मेमना है। ये सब पालतू जीव हैं। ये सब भी वन से ही आते हैं, लेकिन पालतू हैं इसलिए किसानों ने और लोगों ने इसको अपने जीवन का हिस्सा बना लिया है। लेकिन ऐसे प्राणी जिसको कि सामान्य मनुष्य पालतू बना के नहीं रख सकते, जैसे बाघ हैं, शेर हैं, जो खासकर हिंसक जो प्राणी है, जो दूसरे प्राणियों को मार कर खाते हैं, ऐसे प्राणी जंगल में ही अभी अधिक रहते हैं। उन्हें हम पकड़कर जू में, चिड़ियाघरों में रखते हैं, या बहुत से शौकीन लोग अपने घरों में भी पाल के रखते हैं। जैसे अगर आप अरब देश में जाइएगा तो अरब देश के जो राजा होते हैं, इसे शेख कहा जाता है, उनमें से बहुतों को शेर पालने का शौक है, बहुतों को बाघ पालने का शौक है। तो वे लोग शेर और बाघ को उसके बचपन में ही ले आते हैं और अपने पास पारिवारिक जीवन में उसको रखते हैं। वह जो शेर या बाघ का बच्चा है, अगले 2 4 5 वर्षों में सयाना हो जाता है, लेकिन जंगली जीवन, वन्य जीवन नहीं जीने के कारण उसके भीतर में हिंसा करने की जो प्रेरणा होती है और उसका जो ट्रेनिंग होता है शेर और शेरनी के साथ रहने से, उस ट्रेनिंग से वह अलग रहता है। इसलिए परिवार में रह के भी वह हिंसक व्यवहार नहीं करता है। थाईलैंड में या पूर्वी एशिया के कुछ देशों में तो कुछ बौद्ध भिक्षु पहाड़ के कंदराओं में रहते हैं और अपने साथ बाघ और शेरों को बचपन से ही पालते हैं, और वह एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन का केंद्र बन जाता है और वहाँ हजारों लाखों लोगों की रोजी रोटी उससे चलती है। हमारे देश में भी वन्य जीवन की संभावनाओं को देखकर वर्तमान सरकार ने बहुत सारी ऐसे योजनाएं बनाई हैं, कानून बनाए हैं, जिससे वन्य जीवन यहाँ संरक्षित है और वन्य जीवन के कारण करोड़ों लोगों को रोजगार का अवसर प्राप्त होता है। और वन्य जीवन में वन्य प्राणियों के कारण जो इकोसिस्टम है, जिसको पारिस्थितिकी कहते हैं, सामाजिक संतुलन है, वह तो कायम रहता ही है, लेकिन वह उस काम में लगे हुए सरकारी और व्यक्तिगत काम में लगे हुए लोगों के लिए आजीविका का भी काम करता है। ऐसी स्थिति में वन्य जीवन से जुड़े हुए बहुत सारे तथ्य जो हैं, वह हम लोग और आगे इस पर विचार करेंगे। हमारे बीच सत्येंद्र कुमार जी उपलब्ध हैं और हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। अब हम उनसे निवेदन करते हैं कि हमसे जो बात हुई है उसमें कुछ त्रुटि हो, उसका सुधार करते हुए अपने वक्तव्य को देने की कृपा करेंगे। डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, आप सब जानते हैं कि वैज्ञानिक हैं, एसएनएस कॉलेज हाजीपुर के जूलॉजी विभाग के अध्यक्ष हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यक्तित्व हैं। बहुत कम ऐसे लोग हैं बिहार में जिनको उतना संपर्क है विज्ञान के क्षेत्र में जितना सत्येंद्र जी को है। आदरणीय सत्येंद्र जी, कृपया मंच को संभालेंगे। जी धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम के प्रेरणता डॉक्टर SNP सिन्हा सर जी, प्रयत्न के संचालक महोदय, इस कार्यक्रम में मौजूद हमारी सीमा जी, साथ ही जेपी यूनिवर्सिटी से भी मुझे 2 3 रिसर्च स्कॉलर नजर आ रहे हैं। SNP सर के बारे में भी 2 लाइन
सर ने कहा, लेकिन सर सब आप ही से हम लोगों ने सीखा है। आप तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम यहाँ की धरती पर उत्तरी बिहार में कराए कि एक साथ 40 देशों के लोगों का जमवाड़ा खड़ा कर दिया। और बड़ी सुखद संजोग था कि मैं भी उस कार्यक्रम में आपके साथ हुआ करता था। और आज इस टेक्नोलॉजी के दौर पर हमको वो दिन याद है कि हम लोग कोई बात करनी होती थी तो यहाँ से 800 रुपए का पेट्रोल जला के मुजफ्फरपुर आते थे और आपसे मिलते थे और सीखते थे। आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, लेकिन हम अपने ग्रुप पर बहुत सारे लोगों को इस कार्यक्रम की जानकारी दी, लेकिन पता नहीं समय बदल गया है इस टेक्नोलॉजिकल युग में कि वो अपने घर रह के भी आप जैसे लोगों का वक्तव्य सुन सकते थे, लेकिन पता नहीं अवेयरनेस की कमी हो गई है। और ऐसे समय में पर्यटन संस्था ने जो अवेयरनेस का कार्यक्रम चला रही है लगातार 5 वर्षों से, यह बड़ी तारीफ की बात है। और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ पर्यटन संस्था के सभी सदस्यों को कि वो लगातार इस तरह के कार्यक्रम लगातार आयोजित करके और इस धरती पर जो परिस्थितियां बदलती जा रही है उसके प्रति लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए ये कार्यक्रम चला रहे हैं। हम चर्चा करते हैं अब टॉपिक पर कि प्रकृति जो है वह अनेकों प्रकार के लगभग 45 लाख प्रकार के जीवों के साथ इस धरती पर हम लोग निवास करते हैं। और 45 लाख जीव में लगभग 8 अरब मानव हैं जो 8 अरब सपनों के साथ इस धरती पर है। 8 अरब लोगों के 8 अरब सपने हैं और वो सारे सपने की पूर्ति इसी धरती से होनी है, जिस धरती का आज बहुत धरती के सामने बहुत बड़ा धरती के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो रहा है, जो हम वैज्ञानिक लोग सीधी नजरों से उस संकट को देख रहे हैं। और उससे बचने के लिए लगातार हमारे वैज्ञानिक, हमारे देश के, प्रदेश के, दुनिया के वैज्ञानिक इसमें लगे हुए हैं कि इस संकट से कैसे हम लोग उबर पाए। हम बतावें कि जितने भी जीव हैं वो पारिस्थितिक एक इकोसिस्टम के तहत इस धरती पर रहते हैं। और वो उन इकोसिस्टम में भी एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी है, जिस पर आज हम लोगों को चर्चा में मुख्य अतिथि पता नहीं किसी कारण बस हम लोग के साथ मुख्य वक्ता शामिल नहीं हो सके, लेकिन इस एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी बड़ा महत्व रखता है अपने आप में। और ऐसी स्थिति में केवल यह नहीं है कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम बिगड़ रहा है, लगभग इस धरती के सारे इकोसिस्टम पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली यह जो प्रभाव और धरती पर जो अस्तित्व खतरे में हो रहा है, उस खतरे का सबसे बड़ा कारण में से एक कारण वन भी है, जिसकी बहुत संख्या में बड़े मात्रा में उसका दोहन हो रहा है। और उस दोहन के पीछे एक जनसंख्या के साथ साथ और भी बहुत सारी उसके लिए समस्याएं हैं, जिनमें से एक समस्या हम लोगों की जनसंख्या है कि जनसंख्या बढ़ने के कारण हम लोगों के जो जनसंख्या का भार है वह सीधे वन की तरफ या जो भी खाली जमीन है इस धरती पर उसके तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, जिसमें वेटलैंड भी उसके शिकार हो रहे हैं, वन भी शिकार हो रहे हैं। लोगों की जरूरतें बढ़ती जा रही हैं, उन जरूरतों के लिए वन की कटाई हो रही है और बड़ी धड़ल्ले से हो रही है। हालांकि सरकार इस वन के प्रति बड़े संवेदनशील हैं और समय समय पर बहुत सारी नीतियां बनाती है, लेकिन हमको लगता है कि उन नीतियों का अक्षरशः पालन इस धरती पर नहीं हो रहा है। एक अच्छे इकोसिस्टम या एक अच्छे क्लाइमेट कंडीशन के लिए किसी भी प्रदेश धरती के भाग में 33% वन का होना आवश्यक है, जिसमें से हम बिहार वाले इसमें बहुत पीछे हैं और पता नहीं 3 से 4% वन के साथ हम लोग इस बिहार में हैं, जिसके कारण उसकी जो हम लोगों को झेलना पड़ रहा है कि गर्मियों में ज्यादा गर्मी झेलना पड़ रहा है, बरसात में ज्यादा वर्षा झेलना पड़ रहा है, जाड़े में ज्यादा जाड़ा झेलना पड़ रहा है। जबकि बगल के जो हमारे पड़ोसी प्रदेश हैं
उनमें लगभग 27% जंगल है, और वहाँ जंगल की बड़े आम लोग हिफाजत करते हैं, जिसके कारण वहाँ जंगल आज भी मौजूद है। और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वहाँ का जो पर्यावरण है, वह निश्चित तौर पर हम बिहार से थोड़े अलग हैं। हम बिहार के लोग भी जब गर्मी के सीजन आते हैं तो प्लान बनाते हैं कि चलो रांची चल के रहेंगे, जाड़े में ज्यादा जाड़ा लगता है, चलो रांची के तरफ घर बनाएंगे। लेकिन कभी हम लोगों की यह सोच नहीं बनती है कि हम बिहार को, मुजफ्फरपुर को, हाजीपुर को, पटना को रांची की तरह क्लाइमेट में, पर्यावरण में बदले। और ये पर्यावरण तभी बदला जा सकता है जब हम वन की कटाई रोकेंगे और वन को लगाने की बात करेंगे। सरकार ने या हमारे पूर्वजों ने वन के संकट को देखते हुए हर साल 3 मार्च को वन जीवन एवं वनस्पति के महत्व पर जागरूकता बनाने के लिए एक तिथि भी तय किया है कि 3 मार्च को हम यह इस पर चर्चा करेंगे और इस संकट से हम अपने धरती को बचाएंगे। इस संदर्भ में हम आपसे बतावें सर कि इधर के पिछले फरवरी महीने में बिहार में पहली बार पूरी दुनिया में चिड़ियों की गिनती होती थी। वो अभी हमारे पार्ट हैं और वो भी वाइल्ड एनिमल हैं, और हमारी चिड़िया जितने दूसरे प्रदेश से भी आते थे उतना उस प्रदेश में वापस नहीं होते थे। तो दुनिया के साथ साथ इस साल बिहार का भी मंत्रालय ने यह निश्चित तय किया कि इस बार हम अपने प्रदेश में चिड़िया की गिनती करेंगे। और अभी अभी 1 हफ्ते पहले सर हमने ये रिपोर्ट सबमिट किया है वैशाली के चिड़िया की गिनती का। लगभग 100 पेज की यह रिपोर्ट है जो हमने बिहार सरकार को हैंड ओवर किया है। और बिहार सरकार ने हमको सर उसका कोऑर्डिनेटर बनाया चिड़िया गिनती का, और सारे लॉजिस्टिक सपोर्ट डीएफओ जो हमारे वैशाली और सारण के हैं वो लगातार हमारे साथ हुआ करते थे, और पूरी लॉजिस्टिक सपोर्ट उन लोगों ने दिया। और हम अपने टीम के साथ पूरी प्रदेश की चिड़िया एक साथ गिनती, और पहली बार अपने बिहार में यह पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। और शायद अभी पूरे बिहार से रिपोर्ट सबमिट नहीं हुआ है, लेकिन 1 आध हफ्ते के अंदर ये सारी रिपोर्ट केंद्र को चला जाएगा और केंद्र से फिर दुनिया के पोर्टल पर चला जाएगा कि अभी दुनिया में चिड़ियों की, वाटर बर्ड की क्या स्थिति है। और हम वैशाली जिला है, हालांकि आपके मुजफ्फरपुर में भी एक चिड़िया गिनती हो रही थी, और मुजफ्फरपुर में भी बड़े बड़े वेटलैंड हैं, पानियों का जलाशय है, और उसमें सर आप ही के एक स्टूडेंट हैं अभी, वो मोतिहारी कॉलेज में गेस्ट टीचर के रूप में काम कर रहे हैं, और वो भी बड़ा अच्छा लड़का काम कर रहा है। अभी तो जूलॉजी में सिंगल मैन है वो मोतिहारी कॉलेज में, और नाम दिमाग से अभी निकला हुआ है। वही लड़का मुजफ्फरपुर को भी टेकअप किया और पूरी चिड़िया की गिनती करके और सरकार को रिपोर्ट सबमिट किया। और यह जो चिड़िया थी, एक जमाना था कि वन भी था, चिड़िया भी थी, पानी भी था, और इस सब को बर्बाद करने में सीधा हम मानवों का इसमें दोष है कि हम इसको बड़े गंभीरता से इस विषय पर हम लोग नहीं सोचते हैं कि वन जीवन को या वन प्राणियों को बचाना है। सर आपने अभी बड़ी अच्छी बात कही कि ये इकोसिस्टम, नेचर भी बैलेंस करता है। अगर हाथी की चर्चा की है कि हाथी का अगर जिस तरह से ब्रीडिंग और सब होते रहता है, अगर सही ढंग से चलता चला जाए तो एक समय आएगा कि सारे जंगल हाथी ही अकेले खा जाएंगे। तो यह जो है नेचर भी बैलेंस करता है, और हमको लगता है अंत में वैज्ञानिकों को भी लगता है कि शायद मानव अगर बहुत सचेत नहीं हुआ तो नेचर तो किसी तरह से सब चीज को बैलेंस करेगा, जनसंख्या को भी और वन को भी। लेकिन हम लोगों को आज इस माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से निश्चित हम जो हमारे श्रोता हैं उनको हम कहना चाहेंगे कि वन के साथ पौधों को लगाने की टेंडेंसी, सर हम बोलते हैं तो करते भी हैं। हमारे घर में अगर सर को कभी आने का मौका मिलेगा तो मेरे घर में सर जहाँ भी, एक तो शहर में है, छोटे जगह है, जगहों की कमी होती है, फिर भी जहां भी खाली जगह आपको नजर आएंगे, आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे, हम हर जगह पौधे लगा के रखे हैं। जितनी ऑक्सीजन हम दिन भर में सर 11,000 लीटर हवा खाते हैं, और 11,000 लीटर में 550 ऑक्सीजन लीटर हमको चाहिए दिन भर में। तो हम प्रयास करते हैं कि अगर 6 आदमी हम अपने घर में हैं तो 6 आदमी के लायक हम अपने घर के अंदर ही ऑक्सीजन
तैयार कर ले कि ये नहीं लगे हमको कि भाई दूसरे के लगाए पौधे से हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। हमारी दायित्व बनती है कि कम से कम जितना ऑक्सीजन की खपत दिन भर में 550 लीटर मैं करता हूँ, परिवार में 6 सदस्य हैं, तो 2000 लीटर ऑक्सीजन की खपत हर रोज मेरे घर में होती है। तो उतना ऑक्सीजन बनाने के लिए अब तो एक से एक रोज नेट पर जाने पर पता चलता है कि एक से एक प्लांट है जो 24 आवर ऑक्सीजन लिबरेट करते हैं, और वो छोटे छोटे पौधे हैं जो घरों के अंदर बड़ी आसानी से लगाई जा सकती है, और हमने वो लगा रखा है सर। तो ये वन जीवन पर की संरक्षण में अगर इसका संरक्षण हम लोग नहीं करते हैं सर, तो निश्चित आने वाले समय में बहुत बड़ा संकटों का सामना हम लोगों को करना पड़ेगा। और इसको इसकी जो संरक्षण की आवश्यकता है वह कि दो चार इसमें मुख्य बिंदु हैं जिसकी मैं चर्चा करूं सर, कि प्रकृति में जो इकोसिस्टम है उसको संतुलन अगर बना के रखना है एक दूसरे इकोसिस्टम से, तो निश्चित तौर पर वन की कटाई रोकनी होगी और वन लगाने के दिशा में हम लोगों को काम करना होगा। दूसरा बात कि जीन पूल की भी सुरक्षा, इससे वन संरक्षण राष्ट्रीय पार्क लगा के सरकार भी अपने स्तर से रोज पार्क का परिकल्पना करती है और लगाती है। अभी पटना में यह सरकार तो बहुत लार्ज स्केल पर पार्कों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है। पटना में भी जाने पर हमको लगता है कि 4-5 तो इको पार्क बन गए हैं सर, वाटर पार्क 5-6 बन गए हैं, और बड़ी नेचुरल कंडीशन में लोगों ने बना के रखा है। दूसरा कि पशु पक्षियों का शरण स्थल भी मुख्य रूप से वन है। अगर हमारे वन ही नहीं रहेंगे तो पशु पक्षी के शरण स्थल की भी बहुत बड़ी समस्या आने वाले समय में देखना पड़ेगा हम लोग को। और पशुओं के वन के साथ वन प्राणियों की रक्षा भी बहुत जरूरी है, और उसमें वन प्राणियों के शिकार पर बहुत सारे कानून बने हुए हैं। वह कानून का भी सरकार को या समाज को सख्ती से पालन कराने की जरूरत है। तो ये सब 3-4 पहलू हैं जिसके तहत वन संरक्षण करने की आवश्यकता है हम लोगों को। और आगे हम चर्चा करें सर कि ईंधन सर, पहले तो हम लोग जिस समय बच्चे थे उस समय ईंधन के रूप में काफी वनों की कटाई होती थी। ईंधन कंप्लीट भोजन बनाने की जो व्यवस्था थी हम लोगों की जंगल की लकड़ियों पर थी या कोयले पर थी। लेकिन अब टेक्नोलॉजिकल युग में अब वह सब समस्या भी घटी है। अब तो गैस हर स्तर पर लोगों को गैस उपलब्ध है, तो ईंधन की समस्या पूर्ति हो जाने के कारण भी जंगलों की थोड़ी कटाई घटी है। लेकिन अभी सरकार की ऐसी नीति भी होनी चाहिए सर। हम लोग पता नहीं प्रयत्न संस्था जो भी कार्यक्रम होते हैं उसके जो आउटकम आते हैं उस आउटकम को आगे प्रॉपर अथॉरिटी तक भेजी जाती है कि नहीं ये मुझे पता नहीं है। लेकिन जो भी आउटकम वक्ता का आवे उस आउटकम को निश्चित तौर पर नहीं बहुत दूर तक के तो अपने जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर आउटकम निश्चित आगे भेजना चाहिए कि विकास के जो काम चल रहे हैं देश दुनिया में वह पर्यावरण के ना को अनदेखी करके विकास कतई संभव नहीं होना चाहिए कि पर्यावरण बिगड़ते जाए और विकास हो। अभी रोड बनने में सर, जितनी रोड हम लोग हाजीपुर से मुजफ्फरपुर जाते थे तो दोनों तरफ घने घने बड़े बड़े वृक्ष हुआ करते थे। आज विकास के नाम पर सारे वृक्ष कट गए हैं। लेकिन अब तो देख रहे हैं, अभी हम रांची से 1 महीना पहले लौट रहे थे तो वहाँ एक 8 लेन सड़क पटना से रांची बन रही है अभी। और जितने भी बड़े बड़े पेड़ हैं, उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी मुजफ्फरपुर हाजीपुर रोड बनते समय, लेकिन अब बिहार में वो टेक्नोलॉजी आ गई है कि पेड़ को अब काट के फेंकते नहीं है लोग। पेड़ को ऐसे ऐसी मशीन आ गई है कि पूरे पेड़ को उखाड़ के और फिर उसको दूसरी जगह पर उसमें लगा देते हैं। और तमाम यहाँ से रांची रोड में नवादा में जाएंगे सर तो देखेंगे कि जो भी पुराने वृक्ष थे वो आज भी हैं, केवल उसका प्लेस चेंज कर दिया गया है। लेकिन अब देखना है 2 साल के बाद कि उसमें से कितने पेड़ जीवित रहते हैं प्लेस ट्रांसफर से और कितने नहीं रहते हैं, वो तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी ये बहुत अच्छा
स्टेप हमने सरकार का देखा है कि अब पेड़ को काट के फेंकते नहीं है, उस पेड़ को उठा के और रोड के फिर किनारे चौड़ीकरण के बाद उस पेड़ को पहले लगाते हैं, फिर चौड़ीकरण का काम। धन्यवाद, धन्यवाद सतेंद्र जी, बहुत अच्छा वक्तव्य आपका रहा। नाजिया जी, नाजिया कुछ कहना चाहती हैं? जी सर। सर अभी सबने बताया फॉरेस्ट के बारे में, तो सर हम इसमें कुछ थोड़ा बताना चाहेंगे कि जो फॉरेस्ट में जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी जैसे हाथी के बारे में बात हुई या जो दूसरे जानवर हैं जिनको कंजर्वेशन की जिनकी बात आ रही है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग ये नहीं समझते हैं कि किसी एक अगर ऑर्गेनिज्म अगर उसका स्पीसीज एक्सटिंक्ट होता है तो उसका असर दूसरे के ऊपर कैसे पड़ता है। जैसे कि कोई भी इकोसिस्टम की सर अगर हम बात कर रहे थे तो वो आपस में अलग अलग ट्रॉपिक लेवल से जुड़े होते हैं, और जिसमें टॉप कार्निवोर होते हैं वो उनका अलग इंपॉर्टेंस है। जैसे टाइगर की बात आपने बताई कि अगर टाइगर जो है वो अपने बाकी ऑर्गेनिज्म को, जैसे अगर वो डियर का शिकार करते हैं तो उनको कंट्रोल करते हैं ताकि फिर प्लांट जो भी घास वगैरह उग रहे हैं उनका वो ठीक ठाक से उगे, यानी प्रोडक्शन ठीक से हो। वैसे ही सर एक एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं अफ्रीकन हाथी की, जो काफी घुसवर होते हैं, उनका नेचर होता है अग्रेसिव नेचर होता है, सवाना के जंगल में पाए जाते हैं। तो अगर वो हाथी वहां से एक्सटिंक्ट होने लगेंगे तो ये अपना अग्रेशन जब दिखाते हैं तो ये पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के, बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ के फेंक देते हैं। तो इस वजह से वो ग्रासलैंड वहां पे है। लेकिन अगर इन हाथियों को हटा दिया जाएगा तो वो ग्रासलैंड धीरे धीरे दूसरे इकोसिस्टम की तरफ चेंज होने लगेगा। जैसे वहां पेड़ ज्यादा डेवलप करने लगेंगे और उसका इम्पैक्ट जो है फिर वो टाइगर के ऊपर या वहां जो भी दूसरे हिरन है या जिब्रा वगैरह है उनके ऊपर पड़ने लगेगा। वैसे ही सर अगर हम लोग बर्ड्स की बात करें तो जैसे डोडो एक पक्षी था जो कि एक्सटिंक्ट हो गया, तो डोडो के एक्सटिंक्शन से बहुत से प्लांट भी एक्सटिंक्ट हो गए, जिनको शुरू में तो पता नहीं चला कि ये क्यों एक्सटिंक्ट हो गए। बाद में पता चला कि इनके बीज को डोडो खाते थे, तब वो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम से जब होके गुजरता था तब उसका जो सीड कवर होता था वो टूटता था, और जब वो लैट्रिन करता था तब इसमें फिर अंकुरन होता था। क्योंकि अब डोडो रहा ही नहीं तो इनको मतलब इनका अब इस मतलब इसमें अंकुरन होना ही बंद हो गया। तो वो प्लांट भी जो थे वो डोडो के एक्सटिंक्ट होने के वजह से एक्सटिंक्ट हो गए। तो इस तरीके की जानकारी भी होनी चाहिए कि अगर एक जानवर जा रहा है तो दूसरे के ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन ह्यूमन का नेचर जो है वो नीड से ज्यादा ग्रीड पे है, तो उसको अपना फायदा देखना होता है, तो वो एक जानवर से दूसरे जानवर को बचाने की नहीं सोचेगा। लेकिन अगर एक छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो रही तो पॉलिनेशन नहीं होगा, अगर पॉलिनेशन इफेक्ट करेगा तो फिर हमारे लिए जो भी प्लांट वगैरह हैं उनसे जो भी रिसोर्सेज हम लोग को मिलती है, फल है, लकड़ी है, दवा है, उन सब पे भी अफेक्ट होने लगेगा और लास्टली फिर ह्यूमन बीइंग अफेक्ट होगा। तो जब तक कोई चीज का इफेक्ट ह्यूमन बीइंग पे खुद पे नहीं आता है तब तक वो कोई उपाय नहीं देखता है या उसको कंजर्व करने की नहीं सोचता है। इसलिए स्कूल टाइम से ही बच्चों को बताना चाहिए कि अगर गौरैया नहीं है या मधुमक्खी एक्सटिंक्ट हो रही है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहद नहीं मिलेगा, पॉलिनेशन भी रुकेगा और उसका भी साइड इफेक्ट काफी ज्यादा बड़ा है, जिससे ह्यूमन बीइंग ही लास्टली इफेक्ट होंगे। तो किसी भी चीज को कोई भी छोटे पैमाने पे देखता है कि इससे अगर मधुमक्खी नहीं है तो शहद नहीं मिलेगा, या अगर गौरैया नहीं है तो क्या है, गौरैया दिवस के दिन सिर्फ स्टेटस लगा लेना, लेकिन उसके नहीं होने का लार्ज स्केल पे क्या इम्पैक्ट है इसको बताना ज्यादा जरूरी है। कि अगर हाथी नहीं है तो जंगल भी वो खत्म होने के कगार पे चला आएगा, अगर ग्रेजिंग एनिमल नहीं है तो फिर घास डेवलप भी नहीं करेगी। तो इस तरीके से इस इन चीजों को भी बच्चों को जानकारी देनी चाहिए कि शुरू से वो इस तरीके से सोचे कि जो भी साइंस हम लोग पढ़ रहे हैं उसको जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो सिर्फ रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए करते हैं, उसको फुलफिल करने के लिए नहीं करते हैं। तो जो भी स्टूडेंट होते हैं उनको ये चीज बताना चाहिए कि हमारे एजुकेशन का पर्पस ये ना हो कि हम कितना ले सकते हैं, नेचर को देने के लिए भी, या मतलब नीड तक ही अपनी चीजों को रखे, उसको ग्रीड में कन्वर्ट ना होने दें। धन्यवाद, तो धन्यवाद नजिया जी, बहुत अच्छा आपने वक्तव्य दिया। और अब मैं सीमा जी को आमंत्रित करता हूँ। सीमा जी एक्टिविस्ट हैं। सीमा जी अब आप अपनी कुछ राय दीजिए। सर बहुत अच्छा लगा सतेंद्र सर को सुनकर, और हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि डॉक्टर सतेंद्र हमारे गृह जिले के ही साइंटिस्ट हैं। तो सर मेरा फोकस्ड एरिया मेरे स्टूडेंट्स हैं, मतलब क्लास 6 से लेके 12th
के बच्चे जो हैं वो हमारा जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए हम काम करते हैं वो मेरा फोकस एरिया है। तो हम चाहेंगे कि ये प्रयत्न हमारे लिए भी प्रयत्न करें ताकि बच्चों तक, जैसे कि नाजिया मैम ने कहा कि हमारा फोकस एरिया हमारे बच्चे होने चाहिए और ये सारी बातें बच्चों तक जानी चाहिए, तब जाके हमारे इन सारी संगोष्ठी का एक असर पड़ेगा। तो फिर सच में मैम वो जो ग्रीड की बातें हैं ना वो बच्चे ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं नीड को। हम बड़े तो बहुत ग्रेडी हो गए हैं और ये जितनी बातें हैं ना इन बच्चों के दिमाग में जाएगी तो इनके आचरण में जाएगी, तब शायद हम जो इतना सारा काम कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे वो एक्टिवेट आपको दिखेगा। फिर नहीं तो मैम ये बड़ी बड़ी बातें हम बड़ों के दिमाग में रहती है, हम उसका क्रियान्वयन नहीं कर पाते हैं। मैम सॉरी कि आप सब बड़े हैं और बहुत काम हो रहा है लेकिन ग्राउंड लेवल पे नहीं दिख रहा है। और बीइंग एक्टिविस्ट ये सब बातें बहुत सालती है कि इतने दिनों से हम काम कर रहे हैं और कुछ दिखता नहीं है। मैं खुद भी ग्रामीण इलाके में रहती हूँ, महुआ को आप जानते होंगे, हाजीपुर से 25 किलोमीटर पीछे। और हमारे अपने घर में तो बहुत सारा वो वृक्ष हैं, सब कुछ है, लेकिन जब सड़क पर हम होते हैं तो कहीं कुछ नहीं है। जल जीवन हरियाली और बाकी सारी बातें या तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अंतर्गत है या फिर उनका जो आ रहा है जहां तक वो पहुंच रहा है वहीं तक है, सड़क के किनारे खेतों में और कहीं नहीं दिख रहा है। मैं इशारों में आपको कह गई सर। अब इसके लिए प्रयत्न करेगा और हमें इस तरह से आदेश होगा ताकि हमारा वैशाली जिला समृद्ध हो सके। और फिर जब नेक्स्ट मीटिंग हो तो मैं बहुत गर्व से आपको कह सकूं कि सर बीइंग एक्टिविस्ट हमने ये काम किया है, बच्चों तक हमने किया है, सड़क पे हम गए हैं, सड़क के किनारे हम गए हैं। तो कुछ ऐसी भी बातचीत बने आपके द्वारा, कुछ ऐसे भी काम हो जो हम एक्टिविस्ट के द्वारा आप हमें आदेश दें और हम उसको फलीभूत करके दिखाएं। थैंक यू, धन्यवाद मैडम। आपने समय दिया मुझे। धन्यवाद मैडम, बहुत अच्छी राय आपने दी। और हमारे साथ कई प्रतिभागी जुड़े हुए हैं और अगर आप लोगों के मन में कोई जिज्ञासा हो तो हमारे आज के अध्यक्ष डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी अभी ऑनलाइन हैं और लाइव हैं, आप उनसे कोई जिज्ञासा कर सकते हैं। हमारे इस वेबिनार में और कोई व्यक्ति के मन में कोई जिज्ञासा हो तो प्रोफेसर सत्येंद्र कुमार हमारे कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं। उनसे आप, नाजिया हैं, उनसे आप, सीमा जी हैं, इनसे आप कोई भी जिज्ञासा कर सकते हैं। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सत्येंद्र कुमार जी से, आज के अध्यक्ष से निवेदन करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हम अपने अतिथियों को एक स्मृति चिन्ह प्रदान करते हैं जिसे हम मेमेंटो कहते हैं। तो आज के मेमेंटो प्रेजेंटेशन के लिए हम श्रीधर कुमार जी को आमंत्रित करते हैं जो हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय को यह मेमेंटो प्रदान करेंगे। श्रीधर कुमार। Hello all of you. My name is Sridhar Kumar. I lead in class 6. First of all, I would thankful to all of you who attend this webinar today. I present a memento from Palatin family. Speaker, Professor S.M.P. Singh sir, please receive it. And Chairperson, Dr. Satyendra Kumar sir, please receive it. थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू श्रीधर। Thank you sir. ऐसा है कि प्रयत्न संगठन के निदेशक महोदय से मेरा एक निवेदन है कि यह मेमेंटो हमें कई बार मिल चुका है, इसलिए
मेरा मेमेंटो आज सीमा जी को दिया जाए। सीमा जी को एक हम दो उपहार आज दे रहे हैं, एक तो मेमेंटो और दूसरा की क्लास 6 का बच्चा। सीमा जी चाह रही थी कि बच्चों में भी हमारे कार्यक्रम जाए, तो सीमा जी हम छोटे बच्चे को भी अपने कार्यक्रम में इन्वॉल्व रखते हैं और उस बच्चा के माध्यम से यह जो मेमेंटो है यह आदरणीय गांधीवादी सुब्बा राव जी का है। सुब्बा राव जी इसी साल दिवंगत हुए हैं, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए और उनके किए हुए कार्यों को आगे याद रखने के लिए हम उन्हीं की तस्वीर का मेमेंटो प्रदान करते हैं। यह है तो आभासी, लेकिन आप जब कभी मुजफ्फरपुर से गुजरेंगे या सत्येंद्र जी को, आप सत्येंद्र बाबू जानते हैं दफ्तर को, सत्येंद्र बाबू का मेमेंटो जब डिलीवर होगा तो आपका भी उनके साथ डिलीवर हो जाएगा। और हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब राहुल सीमा जी के मेमेंटो का भी जिम्मेवारी लेते हैं सर। जी हाँ, जब आएंगे मुजफ्फरपुर सीमा जी तक पहुंचवा दीजिएगा। और अब हम राहुल कुमार जी से निवेदन करते हैं कि कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन करने की कृपा करें। सर थोड़ा सा परिवर्तन हो गया है। हाँ। जी, हमारे कार्यक्रम संयोजक श्री अर्जुन गुप्ता जी उपस्थित हैं। आ गए हैं। जी हाँ। जी जी, तो धन्यवाद ज्ञापन अर्जुन गुप्ता जी करेंगे। अर्जुन गुप्ता आइए स्क्रीन पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर्वप्रथम लगातार वेबिनार आयोजित कर हम सभी का मार्गदर्शन एवं ज्ञानवर्धन करने के लिए प्रभात सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एवं आज के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर सत्येंद्र सर का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने अपना कीमती वक्तव्य हम लोगों को समझ रखा एवं इतने महत्वपूर्ण विषय पर हम सभी का मार्गदर्शन किया, इसलिए सर का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एवं SNP सर का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो लगातार हम लोग के साथ हम जुड़े हुए हैं। और यह एवं तमाम विद्वतजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एवं तमाम श्रोतागण का भी बहुत बहुत आभार। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब आज का कार्यक्रम संपन्न घोषित किया जाता है और अगले कार्यक्रम की सूचना